गुड आफ्टरनून। लॉ में हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए थे? हमने सेक्शन 104 तक कंप्लीट कर लिया था, सॉरी 103 तक। आओ बुक में आओ पहले। पेज नंबर 17 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 17 से पार्ट 2 स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, प्रोविजंस रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग। प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग, एक मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लेंथ ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 101। टू प्रॉपरली कॉल अ जनरल मीटिंग, अगर आप एक प्रॉपर जनरल मीटिंग कॉल करना चाहते हो तो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। यहां पर आपको फोकस करना है क्लियर डेज पर। क्लियर डेज का मतलब क्या है? जिस दिन मेंबर के हाथ में नोटिस पहुंचे वहां से 21 दिन का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ये बात क्लियर है? अच्छा, नोटिस किस किस को भेजना है? सभी मेंबर्स को। अगर मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को। ठीक है? ऑडिटर्स को भी जाएगा और डायरेक्टर को भी जाएगा। नोटिस राइटिंग में होना कंपलसरी है। नोटिस राइटिंग में होना कंपलसरी है। आप चाहो तो फिजिकल फॉर्म में भी भेज सकते हो और चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हो। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड? ईमेल। अब ईमेल में भी नोटिस भेजने के 2-3 तरीके होते हैं। जो मेंबर की ईमेल आईडी है उसको मेल कैसे करेंगे? टाइप कर दो, जो आपका नोटिस है उसे क्या कर दो? टाइप कर दो। 4 बातें टाइप करनी पड़ेगी। मीटिंग किस दिन है, कितने बजे है, कहां है, और मीटिंग का एजेंडा क्या है। टाइप करने के बजाय एक लाइन लिख दो, प्लीज फाइंड द फाइल ऑफ नोटिस अटैच हियर विद। यानी कि आप क्या भेज दो? अटैचमेंट भेज दो। मेल खाली रहने दो, उसके साथ में क्या भेज दो? अटैचमेंट भेज दो। आप चाहो तो लिंक भेज सकते हो। ईमेल में क्या भेज सकते हो? एक लिंक। लिंक को हम यूआरएल भी बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने वो नोटिस पीडीएफ में शो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने के कई तरीके होते हैं, ये इसके एग्जांपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड? आप ईमेल में टेक्स्ट कर सकते हो, आप ईमेल के साथ अटैचमेंट लगा सकते हो पीडीएफ की, आप ईमेल में लिंक भेज सकते हो या यूआरएल पेस्ट कर सकते हो जिस पे क्लिक करके मेंबर नोटिस को देख सकता है। एक ही बात है। ईमेल में एड्रेस किसका लिखें? ईमेल में एड्रेस किसका लिखें? टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस या सच ईमेल। बताओ कौन है? अभी तो बताया, मेंबर। मेंबर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं तो उसका ऑफिशियल असाइनी इंसॉल्वेंसी के केस में ऑडिटर और डायरेक्टर। सर हमें ईमेल आईडी मिलेगी कहां से? हमें क्लाइंट सॉरी शेयर होल्डर की ईमेल आईडी मिलेगी कहां से? डिपॉजिटरी से। सर ये डिपॉजिटरी का मतलब एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। आज अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपसे डीमैट अकाउंट वाले बंदे दो चीजें मांगते हैं। एक तो आपका मोबाइल नंबर, बिना मोबाइल नंबर के डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, एंड ईमेल आईडी। बिना ईमेल आईडी के भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। दोनों पे ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करेंगे कि ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी आपकी ही है। तो डिपॉजिटरी के पास में सभी बंदों की क्या है? ईमेल आईडी है। अब मान लीजिए मैंने टाटा मोटर के 100 शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे डीमैट अकाउंट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? मेरे पास टाटा मोटर के 100 शेयर्स है। अब मुझे बताओ, टाटा मोटर की जब जनरल मीटिंग होगी तो मुझे नोटिस आएगा नहीं आएगा? आएगा। बट आएगा कैसे? उसके पास तो मेरी ईमेल आईडी नहीं है।
वो किससे लेंगे? डिपॉजिटरी से। टाटा मोटर वाले किससे कांटेक्ट करेंगे? डिपॉजिटरी से, कि आप हमें बताइए हमारी कंपनी के शेयर किस किसके डीमैट अकाउंट में है। डिपॉजिटरी कहता तुम्हें क्या करना है? कहता सर आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में जिस के पास शेयर है वो हमारे लिए क्या है? मेंबर है, और उन्हें हमें क्या भेजना है? नोटिस। तो डिपॉजिटरी उनको क्या प्रोवाइड करती है? ईमेल आईडी प्रोवाइड करती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड आप भूल गए हो सकता है। तो आपको कंपनी क्या करती है? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, आप जब चाहे तब अपनी ईमेल आईडी क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो। The company shall provide an advance opportunity at least once in a financial year to the member to register his email address and changes therein. यानी कि member can update his email ID. आप अपनी ईमेल आईडी क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो। क्लियर? जैसे एसएसपी पोर्टल पे आपका मोबाइल नंबर है, एसएसपी पोर्टल पे आपकी ईमेल आईडी है, क्या आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो वहां पर जाकर? बिल्कुल सर, अपडेट का ऑप्शन होता है, हम जब चाहे तब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहां भी मिलेगा। सर ये डीमैट का सिस्टम तो 1992 के बाद आया है, उससे पहले तो सिस्टम नहीं था। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर 1990 से है, तो कहता है फिर एक काम करो, आप अगर आपकी ईमेल आईडी रिकॉर्डेड नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हो फ्रेश ईमेल आईडी। ये कब की बात है? जिनके डीमैट अकाउंट पहले नहीं थे, बाद में उन्होंने अपने शेयर डीमैट में कन्वर्ट करवाए थे। पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो उस टाइम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। ठीक है। सब्जेक्ट लाइन में क्या जाएगा? कंपनी का नाम जाएगा। जो आपके पास ईमेल आएगा, ईमेल का क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है कि ईमेल किस बारे में है, उसमें किसका नाम आएगा? कंपनी का नाम। मीटिंग कौन सी है? एजीएम है या ईजीएम है? मीटिंग कब होगी और कहां होगी, ये सब कहां लिखा जाता है? हेडिंग में, ईमेल की हेडिंग में। ओके। नोटिस जो है वो कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस्ड होता है। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी प्लेस कर सकते हो। ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेयर अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंट बाय पोस्ट। अगर सर हम नोटिस पोस्ट से भेजे तो इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड। तो कंपनी मान के चलेगी कि डॉक्यूमेंट पहुंच गया होगा कितने दिन में? 48 आवर के बाद। आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। जिस दिन आपने लेटर पोस्ट किया है उसके 48 घंटे के बाद हम ये मान के चलेंगे ये लेटर पहुंच चुका होगा। ओके। मीनिंग ऑफ क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज। 21 clear days mean the date on which notice is served and the date on meeting are excluded from sending the notice. जिस दिन मीटिंग है क्या वो दिन 21 डेज में काउंट करूं? उस दिन तो मीटिंग है, वो काउंट ही नहीं होगा। जिस दिन नोटिस भेजा क्या वो दिन काउंट होता है? वो दिन भी काउंट होगा, आज तो भेजा है नोटिस। तो नोटिस भेजने के 48 आवर के बाद वो पहुंचा होगा, और वहां से कितने दिन का गैप बनना चाहिए? 21 दिन का गैप। तो कंपनी का आर्टिकल क्या नहीं कर सकता? कर्टेल नहीं कर सकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेल? रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू इट्स आर्टिकल्स। क्या मतलब हुआ? अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है हम तो 15 दिन का नोटिस देंगे, तो क्या ये लाइन वैलिड है? नहीं, ये लाइन क्या है? इनवैलिड। एक्ट क्या कहता है? मिनिमम कितने दिन का गैप होना चाहिए? 21 क्लियर डेज। तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस टाइम लिमिट को क्या नहीं कर सकता? कर्टेल नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। बढ़ा सकता है? हाँ, बढ़ा सकता है। नोटिस नॉट सेंट बाय कंपनी। अगर कंपनी ने नोटिस नहीं दिया तो, अगर ये मिस्टेक एक्सीडेंटल है, अगर ये भूल एक्सीडेंटल है, तो फिर कंपनी लाइबल नहीं होगी, यानी कि मीटिंग क्या रहेगी? इनवैलिड नहीं होगी। नॉट इनवैलिडेट द मीटिंग। अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, गलती से कोई नोटिस नहीं गया, नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा है, एक आधे बंदे को नोटिस नहीं किया गया, गलती से नहीं किया गया, तो मीटिंग क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। बट ये ओनस किस पे रहेगा? ओनस का मतलब बर्डन ऑन द कंपनी टू प्रूव दैट द मिस्टेक वाज नॉट डेलिब्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिब्रेट? जानबूझ के। ये मिस्टेक जानबूझ के नहीं की गई थी, इट वाज एक्सीडेंटल मिस्टेक। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि नोटिस गलती से नहीं गया तो मीटिंग वैलिड रहेगी, नहीं तो एक बंदा में मीटिंग को क्या कर देगा? इनवैलिड करवा देगा।
पॉइंट क्लियर? क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है? बोलो। हाँ, हो सकती है। इसमें दो केस बनेंगे, एजीएम है या ईजीएम है। अगर मीटिंग एजीएम है तो और ईजीएम है तो 95% मेंबर्स की क्या लगेगी? कंसेंट लगेगी। नाइन्टी 95% मेंबर की क्या लगेगी? कंसेंट लगेगी। और अगर ईजीएम है तो 95% पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। एक मिनट भाई, मक्खी कहां से आ गया? आज तो नहा के आया हूं मैं। रुश रुश। बताओ कौन सी पेड अप कैपिटल के पास वोटिंग राइट होता है? इक्विटी शेयर के पास में। तो उनकी 95% बंदों की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। एजीएम में किसकी? नंबर ऑफ मेंबर्स की। एजीएम में किसकी? 95% नंबर ऑफ मेंबर। और ईजीएम में 95% पेड अप शेयर कैपिटल होल्डर्स की। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस। जनरल मीटिंग आप शॉर्टर नोटिस पे भी कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट क्या है? इफ कंसेंट इन राइटिंग इज अकॉर्डेड देयर टू। अगर आपने कंसेंट ले लिया 95% बंदों की, इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स को देखा जाएगा, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर से कोई लेना देना नहीं है, जितने मेंबर हैं उनका 95%। हो सकता है उन 95% मेंबर के पास में टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो? 10% ही हो, ठीक है? और अगर ईजीएम है, अदर जनरल मीटिंग है, तो अदर जनरल मीटिंग क्या हुई बताओ? एजीएम के अलावा अदर जनरल मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? ईजीएम। तो बाय मेंबर्स होल्डिंग शेयर कैपिटल who represents not less than 95% of such part of paid up share capital। बट सर पेड अप शेयर कैपिटल में तो प्रेफरेंस कैपिटल भी आती है, इक्विटी भी आती है। कहते एक बात बताओ, जनरल मीटिंग में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो उसको क्यों काउंट कर रहे हो? गिव्स अ राइट टू वोट। पेड अप शेयर कैपिटल कौन सी? जो उनको वोटिंग राइट दे। तो किसकी बात कर रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल की। पॉइंट समझ में आ गया? उसके बाद अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, किसकी बात कर रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो वहां पर 95% क्या हुआ? वोटिंग पावर। शेयर कैपिटल नहीं है, वोटिंग पावर तो होती है मेंबर्स के पास में, तो 95% वोटिंग पावर। क्लियर? यहां पर एक कैच और भी है ए पॉइंट में। सर कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स है, ठीक है? 10% मेंबर ऐसे हैं जिनके पास कंपनी के 96% शेयर है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब वो चाहते हैं कि एजीएम जो है, सॉरी ईजीएम जो है, वो शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जाए। यस और नो? यस। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। अब कोई फर्क पड़ेगा? 50% से ज्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 50% से ज्यादा, मोर देन 50% मेंबर्स, जिनके पास टोटल कैपिटल कम से कम कितनी हो? 95%। ठीक है ना? ये 95% पेड अप कैपिटल होना काफी नहीं है। कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? मोर देन 50% मेंबर्स भी होने चाहिए काउंटिंग में। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए कहा कि इससे एमसीक्यू आ सकता है 2 नंबर का। एजीएम में पेड अप कैपिटल देखनी है? नहीं देखनी। क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, उसका 95% मेंबर की क्या होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। ईजीएम में पंगे है, 95% पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके जो नंबर ऑफ मेंबर बन रहे हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए? 50% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, देख समझ आ गया? मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एंड who represents not less than 95% paid up capital,
which has voting power. Clear? नोटिस के कंटेंट क्या होंगे? कंटेंट ऑफ नो नोटिस, डे एंड डेट, टाइम, प्लेस और बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड. डे एंड डेट में क्या फर्क हुआ? आज क्या तारीख है? 20 तारीख है. 19 तारीख लिख दी आपने, 19 दिसंबर. और ये तो हो गया डेट. डे क्या हुआ? फ्राइडे. ठीक है ना? तो फ्राइडे 19 दिसंबर ऐसे लिखना है. ठीक बात है. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी कि एक वैलिड नोटिस देना जरूरी है. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? मीटिंग कॉल करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. कौन सी मीटिंग बुला सकते हैं? एजीएमबी और ईजीएमबी. दूसरी अथॉरिटी किसके पास है? आगे दे नहीं रखा इसमें भी. क्या इंडिविजुअल डायरेक्टर मीटिंग बुला सकता है? डज नॉट हैव अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग. ठीक बात है. बट द सेम कैन बी रेटिफाइड बाय द बोर्ड. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है? इसके आगे भी लिखना है. ये पहली अथॉरिटी है जो मीटिंग बुला सकती है. दूसरी अथॉरिटी किसके पास है? मेंबर्स, बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 100. ठीक है. और उसके बाद थर्ड अथॉरिटी किसके पास है? बाय एनसीएल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो एजीएम बुलाने के लिए भी कह सकती है सेक्शन 97 में, और ईजीएम बुलाने के लिए भी कह सकती है सेक्शन 98 में. और मेंबर सिर्फ क्या बुला सकते हैं? ईजीएम. ये सारे सेक्शन आगे आएंगे. तो हु हैज अथॉरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग? 3 पर्सन्स. ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स और एनसीएलटी. आगे चले. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड विद नोटिस. कौन सा सेक्शन आ गया? 102. 102 में सबसे पहले हमें समझना है कि बिजनेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. आओ. टाइप्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस. ऑर्डिनरी बिजनेस ये कहां ट्रांजैक्ट होते हैं, कहां डिस्कस होते हैं? एजीएम में. और कितने होते हैं? 4. कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टर एंड ऑडिटर, दैट इज अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में अडॉप्ट करना. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. क्या सर कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है? नहीं है. बट एजीएम में तो डिसाइड करना है ना कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है. इसे डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. क्लियर? ये 4 बिजनेस थे. स्पेशल बिजनेस क्या हुआ? स्पेशल बिजनेस क्या हुआ? इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेस एक्सेप्ट स्टेटेड अबव आर स्पेशल बिजनेस. एजीएम में इन 4 बिजनेस के अलावा 5वां बिजनेस क्या होगा? स्पेशल होगा. एंड इन ईजीएम एवरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस. ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कभी भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किस लिए चाहिए? स्पेशल बिजनेस के लिए चाहिए. क्लियर है? वेयर स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड. जहां पर स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने वाला है, अगर ये स्पेशल बिजनेस रिलेट करता है अदर कंपनी को, किसी और कंपनी से रिलेटेड है, मतलब हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, उसको लोन देने वाली है, उससे लोन लेने वाली है, उससे माल खरीदने वाली है, उसको माल बेचने वाली है, वट एवर द केस, देन द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग या इंटरेस्ट इन दैट अदर कंपनी ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, जिनकी शेयर होल्डिंग कम से कम कितनी हो? कम से कम 2% हो ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल.
उनका नाम जरूर आएगा उस स्टेटमेंट में। ये किस लिए होता है? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए। मान लीजिए आपकी कंपनी एक दूसरी कंपनी से सामान खरीदने वाली है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट, और उस कंपनी के अंदर 20% शेयर जो है आपकी कंपनी के डायरेक्टर के हैं। तो बताओ अब उस कंपनी को जो प्रॉफिट होने वाला है उसका 20% हिस्सा किसको मिलेगा? आपके डायरेक्टर को। तो कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्टर हम पे ये कॉन्ट्रैक्ट थोप रहा हो, मार्केट में उसने ट्राई ना करा हो कि माल कहां पर और सस्ता मिल सकता है। वो तो क्या चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो जाए? इसी कंपनी के साथ। तो ये डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है कि जिस कंपनी से हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उस कंपनी के अंदर मेरी भी शेयर होल्डिंग है। मेरी मतलब प्रमोटर, डायरेक्टर, टीएमपी और उनके रिलेटिव, आगे रिलेटिव का वर्ड भी आ जाएगा। तो ये डिस्क्लोजर करना पड़ता है, इसे ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि सोच समझ के डिसीजन लेना, उस कंपनी में मेरा भी इंटरेस्ट है। कल को ये मत सोचना कि मैंने अपने 10-20% के चक्कर में कंपनी का नुकसान करवा दिया। ओके, अगर बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट रिलेट करता है, इन केस ऑफ बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा बताइए, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए क्या पास होता है? एसआर पास होता है। ठीक बात है ना? तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई और स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए प्रपोजल डाल दिया। अब इस स्वेट इक्विटी शेयर में हमें क्या करना है? कुछ इंप्लॉइज को शेयर्स देने हैं। डायरेक्टर सॉरी मेंबर पूछते हैं कि उनको शेयर क्यों दे रहे हो? कहता सर कॉन्ट्रैक्ट था, अगर कंपनी का टर्नओवर इतना क्रॉस कर गया तो हम आपको 2% का क्या देंगे? स्वेट इक्विटी शेयर देंगे। अब मेंबर कहता है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहता हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट कहां है और मैं उसे कब चेक कर सकता हूं? मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र हुआ है तो डॉक्यूमेंट कहां पड़ा है, और अगर मैं वो डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूं तो कब देख सकता हूं? ये बात भी लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का हुआ पॉइंट। अगर आपने नहीं डिस्क्लोजर किया तो, इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया तो ये तो फ्रॉड हो गया। अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं किया या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में तो फ्रॉड हो गया। अब बताइए, एजेंट अगर प्रिंसिपल के साथ फ्रॉड करके प्रॉफिट कमाता है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? फाउंडेशन पढ़ा है, दो रास्ते होते हैं उसके पास। नंबर 1, ही कैन रिप्यूटेट द एंटायर ट्रांजेक्शन। वो पूरी ट्रांजेक्शन को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, और इस केस में एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। और दूसरा केस क्या था? जितना सीक्रेट प्रॉफिट आपने मुझसे कमाया है वो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। यही होगा। तो ये देखो, एनी बेनिफिट एक्रूड टू प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और केएमपी और देयर रिलेटिव, आपके ऊपर अदर एक्शन तो होंगे फ्रॉड का, आपके ऊपर अदर एक्शन तो लिए जाएंगे। आपने डिस्क्लोजर नहीं किया ना, उसकी पेनल्टी लगेगी अलग। साथ ही साथ आपके ऊपर क्या लगेगा? बी लाइबल टू कंपनसेट द कंपनी। ठीक है? टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। जितना बेनिफिट आपको मिला है वो क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। यानी कि रिटर्न द सीक्रेट प्रॉफिट टू कंपनी। नॉन डिस्क्लोजर करके जो आपने प्रॉफिट कमाया है, सीक्रेटली जो प्रॉफिट कमाया है, वो आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। पेनल्टी, सर पेनल्टी तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये रहा ये पेनल्टी। हालांकि पेनल्टी आपको याद नहीं करनी, तभी लिखा हुआ है ये पेनल्टी तो लगेगी क्योंकि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है। प्लस में जो आपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। क्लियर? पीछे एक पेज अगर बाकी रह गया था, लो जी, ये आपके लिए होमवर्क, रिपीट कर रखिए चीजें। तो यहां पर हम आते हैं, एक बार यहां पर एक समरी लिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन भी कैंसिल कर सकता है। उस केस में कंपनी एक भी पैसा नहीं देगा, जो पैसा देगा सारा का सारा वापस। समरी, प्री रिक्विजिट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। अगर मैं चाहता हूं एक वैलिड जनरल मीटिंग हो तो इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है? पहली प्री रिक्विजिट क्या है? वैलिड नोटिस मस्ट बी गिवन। वैलिड नोटिस मस्ट बी गिवन। बताओ, नोटिस क्या होना चाहिए? इन राइटिंग होना जरूरी है। वो आपकी मर्जी है,
फिजिकल फॉर्म में भेजो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेज सकते हो। ठीक है, कम से कम कितने दिन पहले भेजना है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। That is, notice must be posted at least 23 days before the general meeting to make it a valid notice for general meeting। अगर मैंने नोटिस 23 डेज पहले पोस्ट कर दिया है तो एक्चुअल में वो मेंबर को मिला है या नहीं मिला है, या मेंबर को लेट मिला है, उस केस में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नो लाइबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर द नॉन रिसीट और लेट रिसीट ऑफ नोटिस। हमने 23 डेज पहले भेज दिया भैया, अब वो मेंबर को नहीं मिला, लेट मिला है, हमारी कोई गलती नहीं है, भारतीय डाक सेवा की गलती है। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उनसे क्लेम करो, हमसे नहीं। अगर कंपनी ने नोटिस नहीं भेजा तो फेलियर ऑफ कंपनी, क्या चीज अभी बताऊंगा, सेक्शन 108 में आएगा वो सारा पॉइंट। फेलियर ऑफ कंपनी टू सेंड नोटिस। अगर कंपनी ने नोटिस नहीं भेजा तो क्या ये एक्सीडेंटल मिस्टेक है? हाँ सर, ये एक्सीडेंटल मिस्टेक है। वैलिड जनरल मीटिंग, तो मीटिंग क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। अगर ये डेलिबरेट मिस्टेक है तो मीटिंग क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। क्या मीटिंग शॉर्टर पीरियड पे हो सकती है? हो सकती है इफ अगर कंसेंट ले रखी हो आपने तो। एजीएम के केस में कंसेंट ऑफ 95% मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स का मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां पर पेड अप कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। अगर यही केस ईजीएम का है तो ईजीएम के केस में दो कंडीशन है, आपको कंसेंट लेनी है, कंसेंट ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब 50% से ज्यादा मेंबर। हैविंग एट लीस्ट 95% पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप। क्लियर है? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट से पहले भी वो भी रहेगा ना एक, सेक्शन 102। ये सारा था सेक्शन 101। डीबीआर वाले भी आएंगे। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, यहां पर एग्जैक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिख रखी? क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिल जाता है, उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। फिर टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट।
एक्सेप्शनल केसेस में अगर प्रेफरेंस होल्डर को वोटिंग राइट मिला हुआ है तो फिर प्रेफरेंस भी काउंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ, हाँ, डीम नोटिस, क्योंकि नोटिस इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। इसका आपको क्वेश्चन एक क्या मिलेगा कि एक कंपनी ने अखबार में छपवा दिया नोटिस 21 दिन पहले, एक मेंबर ने कहा कि सर मुझे नोटिस फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला, कहता अखबार में छाप रखा था भाई, अखबार में छाप दिया तो कौन सा नोटिस होगा, पब्लिक नोटिस। ठीक है। सेक्शन 10 क्या 2 किसका है, टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं, सॉरी कौन कौन से होते हैं, सिर्फ एजीएम में होते हैं, इन एजीएम, और वो भी 4, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। स्पेशल बिजनेस किसमें होगा, एजीएम में इनके अलावा कोई भी बिजनेस, इन एजीएम अदर बिजनेस, और इन ईजीएम एवरी बिजनेस। लो जी, इतना ही हुआ है। चलो आगे। अरे बातें खत्म ही नहीं हो रही, किसकी है ये, टुकर टुकर लगे हुए इतनी देर से। हो गया। हाँ जी बेटा, डन। आओ, कोरम फॉर जनरल मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू आएगा 2 नंबर का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आजकल थोड़े कम ही प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि टॉपिक छोटा है ना। कोरम का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, इतने बंदे प्रेजेंट होने जरूरी है। आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर, जब तक आर्टिकल लार्जर नंबर के लिए प्रोवाइड ना करे तब तक कोरम का मतलब क्या है। पब्लिक कंपनी केस में कोरम का मतलब बताओ, 5, 15 और 30। अगर 1000 तक मेंबर है तो, और 1001 से लेके, ये नोट काट देना, यहां गलती से आ गया नोट। इफ नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 1000 बट अप टू 5000 तो कितने हुए, 15, और अगर 5000 से भी ज्यादा है तो 30। क्लियर। प्राइवेट कंपनी में कितने हैं, 2। ये क्या है, पर्सनली प्रेजेंट, खुद आना जरूरी है, प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना, इन पर्सन प्रेजेंट होना जरूरी है। मेंबर शैल बी प्रेजेंट इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब खुद होना जरूरी है, प्रॉक्सी नहीं हो सकता। मीटिंग अर्जन हो जाएगी अगर कोरम नहीं आया तो,
क्या लिखा हुआ है, इफ रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जन हो जाएगी, अगले हफ्ते उसी टाइम उसी जगह। ठीक बात है सर, क्या मैं टाइम और प्लेस चेंज कर सकता हूं, डे चेंज कर सकता हूं, और सच अदर टाइम प्लेस एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो डे में, टाइम में और प्लेस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट चेंज करने से पहले कम से कम कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, द कंपनी शैल नॉट 3 days prior notice to the member either individually or by publishing in advertisement in newspaper। अगर आप डे चेंज करना चाहते हो, टाइम चेंज करना चाहते हो या प्लेस चेंज करना चाहते हो अर्जेंट मीटिंग का, आप ऐसा नहीं कर सकते unless you has given a 3 days prior notice to members individually। सभी मेंबर्स को नोटिस भेजो कम से कम कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। बट वो कहते हैं सर मान लीजिए हमें मीटिंग 4 दिन बाद करनी है, 2 दिन में तो नोटिस पोस्ट होएगा, पॉइंट, फिर 2 दिन बाद उनके पास पहुंचेगा, कैसे करेंगे, कहते एक काम करो अखबार में पब्लिश कर दो। अगर आप अखबार में नोटिस पब्लिश कर देते हो तो क्या माना जाएगा, सेम डे क्या माना जाएगा, डिलीवर्ड माना जाएगा। 48 घंटे की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट मत करो, अखबार में छाप दो। ये पॉइंट भी ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगर सर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो, अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो, where quorum is not present in urgent meeting also। अब ये वाली अर्जेंट मीटिंग कौन सी है, ये मीटिंग अर्जेंट क्यों हुई थी, अर्जेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। ये पिछली मीटिंग भी जो अर्जेंट हुई थी वो कोरम की वजह से अर्जेंट हुई थी। तो कोई बात नहीं, जितने मेंबर प्रेजेंट है, मेंबर्स ध्यान रखना कम से कम कितने बंदे आने चाहिए, 2, उन्हें ही क्या मान लिया जाएगा, कोरम मान लिया। अगर मीटिंग अर्जेंट होने की वजह कुछ और थी तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया। अगर सर ये मीटिंग मेंबर्स ने खुद बुलाई थी, मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्विजेंट्स अंडर सेक्शन 100, ये कौन है, मेंबर्स। रिक्विजेंट्स का मतलब जो रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, रिक्विजिशन देते हैं। सर ईजीएम थी और किसने बुलाई थी, मेंबर्स ने बुलाई थी, और मेंबर ही नहीं आ रहे, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, अर्जेंट हो जाएगी, नहीं, ये कैंसिल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब अगर ये मीटिंग करनी है तो दोबारा रिक्विजिशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे आओ। तो यहां पर इसकी समरी क्या हुई, कोरम। कोरम का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 5, 15 और 30। 5 कब, अगर मेंबर 1000 तक है तो, 15 कब, जब 1001 से लेके 5000 तक हो तो, और 30 कब, जब मोर देन 5000 तक। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड फॉर लार्ज नंबर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस लिमिट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ध्यान रखना मेंबर इन पर्सन होना जरूरी है, मेंबर इन पर्सन। मेंबर इन पर्सन का मतलब पर्सनली उसका होना जरूरी है, प्रोक्सी नहीं होना चाहिए। प्रोक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होता। हालांकि एक एक्सेप्शन मैंने क्या लिखवाई है, इफ मीटिंग इज ऑर्डर्ड बाय एनसीएलटी एंड सच नोटिस कंटेन डायरेक्शन। ठीक है, कि हमें प्रोक्सी को भी काउंट करना है, फिर काउंट करना पड़ेगा। कितने टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 30 मिनट में प्रेजेंट नहीं हुआ तो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर ये ईजीएम थी अंडर सेक्शन 100 तो ये मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सर नॉर्मल मीटिंग थी, ठीक है, नॉर्मल मीटिंग थी, जनरल मीटिंग अदर देन ईजीएम,
तो ये क्या हो जाती है, अर्जेंट हो जाती है, अर्जेंट फॉर नेक्स्ट वीक, अर्जेंट फॉर नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो 3 दिन का क्या देना पड़ेगा, 3 days प्रायर नोटिस। लो जी, ये इसकी समरी है। डन। आगे चलो। हो गया, ये नहीं हुआ था ना, सेक्शन 104 नहीं हुआ था। आ जाओ, नोट्स में आओ। चेयरमैन हो तो गया, नहीं हुआ था, अच्छा क्लास मीटिंग के लिए था। चलो आज सिर्फ एक ही सेक्शन करेंगे, छोटा सा, सेक्शन 104, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, चेयरमैन ऑफ कंपनी नहीं, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। कंपनी का चेयरमैन नॉर्मली हम किसको बोलते हैं, प्रमोटर को बोलते हैं, ठीक बात है। ये चेयरमैन जनरल मीटिंग का है। सर सबसे पहले चेयरमैन क्या करता है, इसकी ड्यूटी क्या है, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है। डेकोरम मतलब एनवायरनमेंट मेंटेन करना, जैसे मेंबर्स को बिठाना, रिजोल्यूशंस पढ़ना, नोटिस पढ़ना, फिर वोटिंग के लिए बोलना, फिर वोटिंग को काउंट करवाना, यानी कि मीटिंग को मेंटेन कौन करता है, चेयरमैन करता है जी। अब मान लो 2 मेंबर के बीच में बहस हो गई, तो चेयरमैन क्या करता है, चेयरमैन उनको शांत करवा के बिठाता है। पार्लियामेंट का सेशन देखा कभी, वो स्पीकर बैठा हो तो वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है पूरा डेकोरम, कि आप बैठ जाइए, आप बोलिए, ठीक है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप प्लीज बैठ जाइए, वो डेकोरम मेंटेन कर रहा है, यही काम इसका है। क्या चीज, ना ना अब सब सब रुकते हैं, स्पीकर का स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी जैसे बिरला जी बने हुए ना, वो बड़े स्ट्रांग बंदे हैं, 2 मिनट लगती है उनको सस्पेंशन देते हुए। पिछला चेयरमैन जो इनसे पहले जो चेयरमैन थे, धनखड़ जी सही थे, वो अच्छे स्ट्रांग चेयरमैन वो थे, स्पीकर। कोई भी फालतू बकवास करता था, सस्पेंड करो इसको 1 हफ्ते के लिए, बाहर निकालो इसको, 2 हफ्ते के लिए बाहर निकालो, ऐसे करने उनके पास पावर होती है। पावर को यूज करोगे, धमका के रखो, ठीक बात है ना। सबसे पहली ड्यूटी क्या है, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द जनरल मीटिंग। ओके, टू डिसाइड द क्वेश्चंस इन जनरल मीटिंग। देखो यहां पर है ना, जब बुक में से पढ़ेंगे तो यहां पर प्राइमा फेसिया अथॉरिटी लिख रखी है। जनरली द प्राइमा फेसिया अथॉरिटी किसकी है, टू डिसाइड ऑल द क्वेश्चन इन जनरल मीटिंग, किसके पास, चेयरमैन के पास। इसको समझो, अगर मान लीजिए किसी मेंबर को कोई क्वेश्चन पूछना है जनरल मीटिंग में, तो वो किससे पूछेगा, वो चेयरमैन से पूछता है। अब उसका आंसर कौन करेगा, या तो चेयरमैन करे, या चेयरमैन किसी पर्सन को बोलेगा। जैसे जो स्टेज होता है ना, डायस जिसको अपन बोलते हैं, उस डायस पे, जनरल मीटिंग के डायस पे कौन बैठा होगा, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, ऑडिटर, सेक्रेटरी, ये सब बैठे होंगे। तो मान लीजिए किसी मेंबर ने क्वेश्चन कर लिया कि सर हमारी कंपनी की जो इन्वेंट्री है 3 साल से ज्यादा है, और उसमें से मैं देख पा रहा हूं P&L में हर साल हमें 5% इन्वेंट्री क्या करनी पड़ती है, ऑब्सोलीट करनी पड़ती है, वेस्ट जाती है हमारी, जिसकी वजह से कंपनी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है,
मुझे ये जानना है कि इन्वेंट्री को एक्सेस में क्यों रखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं किससे पूछ रहा हूं? चेयरमैन से। या तो इसको आंसर चेयरमैन करे। चेयरमैन कहते हैं इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है भाई, इसका जवाब कौन देगा? डायरेक्टर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री के ऊपर पॉलिसीज कौन बनाएगा? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कंपनी में एक थोड़ी होता है, कई होते हैं। तो फिर 4 डायरेक्टर बैठे हैं, उसमें से एक डायरेक्टर कहता है मैं इसका आंसर करना चाहूंगा क्योंकि परचेज और इन्वेंट्री मेरे हिस्से में आता है, मैं संभालता हूं। तो वो बताता है कि हमने इन्वेंट्री फालतू क्यों रखी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। अगर हम ये इन्वेंट्री फालतू नहीं रखेंगे तो सेल लूज हो जाएगी। जो 5% इन्वेंट्री है जिससे उसका नुकसान हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है जितना सेल लूज होने की वजह से नुकसान हो जाता है। तो ये आंसर कौन करेगा? चेयरमैन के पास जाएगा क्वेश्चन, और या तो चेयरमैन आंसर करेगा या चेयरमैन उसे क्या करेगा? रूट करेगा। किसको आंसर कौन करेगा? कभी ऐसा नहीं होता कि शेयर होल्डर मीटिंग में खड़ा हुआ डायरेक्टर बैठेगा, कहता हाँ भाई जवाब दो। डायरेक्टर कहता तेरे बाप के नौकर लगे हुए हैं, जवाब दे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको क्वेश्चन किससे पूछना पड़ेगा? चेयरमैन से। चेयरमैन या तो उसको आंसर करेगा या उसको रूट करेगा कि इसका प्रॉपर आंसर कौन देगा। क्लियर है? ऐसे ही पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट के अंदर अब जैसे वो आजकल हंगामा किसका बना हुआ है? मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया। तो अगर राहुल गांधी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता कि नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, ठीक है? नहीं, वो किससे पूछेगा? स्पीकर को, कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। और फिर स्पीकर उसको कहेगा कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो इसका आंसर करे। फिर उनमें से एक बंदा खड़ा होगा जो उनको आंसर करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये एक सिस्टम होता है, डेकोरम होता है बेटा, मीटिंग का तरीका होता है। टू कास्ट एक्स्ट्रा वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, इसे हम कास्टिंग वोट भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट, डिसाइडिंग वोट। एंड लास्ट, प्रिपेयर मिनट ऑफ जनरल मीटिंग। हर मीटिंग के खत्म होने के बाद उसकी एक समरी बनती है बेटा, एक रिकॉर्ड बनता है। इस दिन पे मीटिंग हुई थी, इतने बंदे प्रेजेंट हुए थे, इस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन प्रपोज किए गए थे और ये इतनी वोटिंग से पास या इतनी वोटिंग से फेल हुए। इसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मिनट। इसके बारे में हम सेक्शन 118 में डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये 4 काम जो है ये चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग करता है बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। अब बात उठती है कि चेयरमैन होगा कौन? चेयरमैन होगा कौन? मेंबर्स प्रेजेंट फॉर जनरल मीटिंग। जितने मेंबर प्रेजेंट है जनरल मीटिंग के लिए, इन्हीं में से एक को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट एनी वन मेंबर एज चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। एक बंदे को इलेक्ट करो। जितने मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं मेंबर में से एक को इलेक्ट करके क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है। मुझे बताइए, क्या प्रॉक्सी को चेयरमैन बना सकते हैं? नहीं सर। जो मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं में से एक मेंबर को क्या किया जाएगा? चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, प्रॉक्सी नहीं। प्रॉक्सी को क्यों नहीं? उसे कंपनी के बारे में वैसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है? अब मान लो कोई शेयर होल्डर खड़ा होकर कहते हैं ये कंपनी ने मशीन परचेज की है इस साल 50 करोड़ की, मैं जानना चाहता हूं कि मशीन की परचेज, मेरे को क्या पता, मैं तो खुद आज आया हूं। तो प्रॉक्सी को कभी भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी ठीक है। जनरली इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्ट एनी मेंबर एज चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग बाय शो हैंड। अच्छा, ये शो हैंड क्या होता है? बताया था चैप्टर नंबर 4 में। हैंड रेस करना पड़ता है, 1 मेंबर 1 वोट। जनरली सारे रिजोल्यूशन किस पे डिसाइड होते हैं? शो हैंड पे। क्यों? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है और पैसे नहीं लगते। तो अगर किसी को चेयरमैन बनना है, मान लो 2 बंदे हैं, वो कहता है मैं चेयरमैन बनूंगा, दूसरा कहता है मैं चेयरमैन बनूंगा, तो हम क्या कहेंगे? शो हैंड करवाएंगे कि इनके नाम पे शो हैंड करो। अगर वो इलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे के नाम पे शो हैंड करो। ठीक बात है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अनलेस पोल इज डिमांडेड बाय मेंबर। दो तरह की वोटिंग होती है, मैंने आपको बताया था, एक शो हैंड और एक पोल। पोल में क्या होगा? पर्ची देंगी, ठीक है? एक बॉक्स रखा जाएगा जिसको हम बैलेट बॉक्स बोलते हैं, पर्चियां उसमें डलेगी।
और जब सारी पर्चियां डल जाएंगी तो उनको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। पोल में एक शेयर को एक वोट माना जाता है, एक शेयर को एक वोट। तो अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मेरी पर्ची को कितने वोट माना जाएगा, 100 शेयर माने 100 वोट माने जाएंगे। जबकि शो हैंड में 1 मेंबर 1 वोट। तो कौन सी प्रोसेस ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, पोल। पर्चियां बांटो, फिर पर्चियां डलेगी, लाइन में लग के पर्चियां डालो, फिर उनकी काउंटिंग करो, फिर रिजल्ट डालो, उसका टाइम लगता है, ठीक है। और वो पर्चियां बांटना, उसके वही पर्चियां छपवाओ, पैसे वैसे भी लगेंगे। पॉइंट क्लियर ना? हाँ। तो ज्यादा बेटर कौन सा है, शो हैंड। बट शो हैंड कभी भी फेयर नहीं होता। मेरे पास में 1 लाख के शेयर है, आपके पास 1 करोड़ के शेयर है, तो क्या हमारे वोट बराबर होने चाहिए, कभी नहीं। सबसे फेयर क्या है, पोल। बट प्रेफर क्यों नहीं किया जाता, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन कैसे होगा, बाय शो हैंड अनलेस पोल इज डिमांडेड। अगर किसी ने पोल डिमांड नहीं किया तो जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ है शो हैंड से, वो मीटिंग का क्या बन गया, चेयरमैन। बट सर अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया तो, अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया तो क्या होगा। तो ये भैया मिस्टर ए है जो इलेक्ट हुए हैं बाय शो हैंड, इलेक्टेड एज चेयरमैन बाय शो हैंड। मिस्टर ए है ये। किसी ने कहा कि भैया मुझे पोल डिमांड करना है, इस पे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इस पे पोलिंग हो जाए। बिल्कुल करेगा। अब मान लो, हो सकता है ये अदर बंदा यही हो, मिस्टर बी, जो कहता है मैं बनना चाहता हूं चेयरमैन। कहते सर शो हैंड पे तो इलेक्ट हुआ है, कहते पोल करवाओ, पोल सबसे फेयर है। अब क्या होगा, अब मीटिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब मीटिंग किस में बनी, 2 हिस्सों में बनी। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक मिस्टर ए जो है वो चेयरमैन रहेंगे। मिस्टर ए क्या रहेंगे, चेयरमैन। अब पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा ना, पर्ची बांटनी पड़ेगी, फिर काउंटिंग करेंगे, ये काम कौन करेगा, मिस्टर ए। ये कौन है, चेयरमैन हु इलेक्टेड बाय शो हैंड। शैल मैनेज दी पोल। ये इस पोल को क्या करेगा, मैनेज करेगा। पोल को मैनेज करने के लिए एक चेयरमैन तो चाहिए। कहता चेयरमैन कौन होगा, जो शो हैंड से इलेक्ट हुआ है वो। ओके, 2 बातें होंगी। रिजल्ट आया पोल का, पोल का रिजल्ट आया, रिजल्ट में 2 बातें होंगी। या तो मिस्टर ए री इलेक्ट हो गया, या मिस्टर बी इलेक्ट हो गया। एक ही बात होगी, या तो मिस्टर ए का नाम दोबारा आ गया, कहता ले भाई अब तो मेरा नाम पोल में भी आ गया, या फिर मिस्टर बी का नाम पोल में आ गया। अब क्या होगा, अगर मिस्टर ए का नाम ही आ गया तो ओके है, कंटिन्यू। मिस्टर ए क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा एज चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। मैं ही पोल में सिलेक्ट हो गया हूं तो मैं मीटिंग कंटिन्यू कर लूं आगे, कहता जी। अच्छा अगर मान लीजिए बी का नाम आ गया तो जो बाकी मीटिंग बच गई, उस बाकी बची हुई मीटिंग के लिए, रेस्ट ऑफ द जनरल मीटिंग के लिए चेयरमैन कौन हो गया, ये। और ये स्टार्टिंग के लिए चेयरमैन कौन था, इतने पोर्शन के लिए, ब्लैक पोर्शन के लिए ए। और बाकी बची हुई के लिए कौन हो गया, मिस्टर बी, क्योंकि आप इलेक्ट हुए हो। तो मान लीजिए मीटिंग थी 10 से 6 की, तो 10 से 11 के बजे के बीच में पोल डिसाइड हुआ था। 10 से 11 में पोल में डिसाइड हो गया कि मिस्टर बी को इलेक्ट करना है। तो 10 से 11 चेयरमैन कौन था, ए, शो हैंड से हुआ था। और 11 से लेकर 6 बजे तक की मीटिंग के लिए चेयरमैन अब कौन रह गया, बी रह गया। पॉइंट समझ में आ गया। मिस्टर बी
will be the chairman for rest of the जनरल मीटिंग। समझ आ गई बात? तो मतलब मान के चलो कि ये मीटिंग जो है ये 10 AM पे शुरू हुई थी, 10 AM मेरा इलेक्शन हो गया चेयरमैन पे, 11 बजे तक पोल डिसाइड हो गया और 6 PM तक ये मीटिंग चलनी थी, 6 PM तक। तो अगर ए का ही नाम सिलेक्ट हो गया तो ए बताओ चेयरमैन कब तक रहेगा? बताओ 10 AM टू 6 PM यही चेयरमैन है। और अगर मिस्टर बी का नाम आ गया तो मिस्टर ए चेयरमैन कब तक रहा? 10 AM टू 11 AM। और बाकी बची हुई मीटिंग के लिए 11 AM टू 6 PM चेयरमैन कौन हो गया? मिस्टर बी। आगे बात समझ में? कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा। 1% वोटिंग पावर होनी जरूरी है अगर आपको पोल डिमांड करना है तो। सेक्शन 107 आएगा भी, ठीक है, वो पोल के ऊपर है। हु कैन डिमांड पोल? मेंबर्स प्रोक्सी या प्रोक्सीज हु हैव एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग पावर और ₹5 लाख पेड अप कैपिटल। दोनों में से एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो पोल डिमांड कर सकता है। नहीं बना सकते। जनरल मीटिंग किसकी है? तो मेंबर ही तो चेयरमैन बनेगा। ये तो वही बात होगी शादी के अंदर कह रहे कि भाई साहब उसको दूल्हा क्यों नहीं बनाते, बड़ा स्मार्ट है, कोई दूल्हे का बाप है, उसकी शादी हो चुकी है। ठीक बात है ना? आगे आओ। इसी के अंदर कास्टिंग वोट की बात आ रही है। हाँ जी बेटा। हाँ अभी कर रहे हैं बात उसी की, कास्टिंग वोट इसी के ऊपर है। बस बेटा 1 मिनट, टाइम ही टाइम है। अभी कहां जाना है तुमको? करेंगे। हाँ कास्टिंग वोट। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स। हाँ प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस। क्या करना था प्रोमिस से? ना ये मैंने कब कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आज तो डीटी क्लास लगेगी उसके लिए प्रॉमिस कर रहा हूं। कास्टिंग वोट बाय चेयरमैन। एक जनरल मीटिंग में ओआर प्रपोज हुआ, ओआर वॉज प्रपोज्ड, फिर उसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में रिजल्ट क्या आया? 50-50। मतलब डिसाइड करने के लिए सिक्का उछाला था, हेड या टेल, वो सिक्का बीच में खड़ा हो गया। अब बताओ क्या करें? इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ वोट। ठीक है। इस केस में जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन के पास एक एक्स्ट्रा वोट अराइज हो जाता है। मेंबर कंफ्यूज थे, मेंबर कहते क्या करें? चेयरमैन कहता रुक जाओ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा वोट है। कहता क्या बात, तूने वोट डाला नहीं? अच्छा बताओ एक्स्ट्रा वोट क्यों लिख रहे हैं? चेयरमैन मेंबर है, एज मेंबर वो वोट डाल चुका होगा, एक्स्ट्रा वोट इसलिए बोल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा वोट कब अराइज होता है? इन केस ऑफ इक्वालिटी। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि चेयरमैन के पास हमेशा 2 वोट होते हैं और वो स्टार्टिंग में 2 वोट डाल सकता है, एज मेंबर हो एज चेयरमैन नहीं। दूसरा वोट कब अराइज होगा? अराइज इक्वालिटी के ऑफ वोट के केस में एक्स्ट्रा वोट अराइज होता है। ठीक है। अब बताओ जैसे ही इसने एक्स्ट्रा वोट निकाला कुछ मेंबर नाचने लग गए। कहता तुम क्यों नाच रहे हो? रिजोल्यूशन पास है। कहता कैसे? इसने यस कहा था, एज मेंबर इसने क्या कहा था? यस कहा था। तो कास्टिंग वोट भी किस में डालेगा? यस में डालेगा। कहता फिर तो इस प्रोविजन का फायदा ही नहीं है। फिर तो ये लिख दो कि इक्वालिटी ऑफ केस में, इक्वालिटी ऑफ वोट के केस में ये देखा जाएगा चेयरमैन ने कहां वोट कास्ट किया था। चेयरमैन ने अगर यस में वोट कास्ट किया था तो यस मान लेंगे। कहता नहीं ऐसा नहीं होता भाई। चेयरमैन कहता है कि भाई अब मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैंने कास्टिंग वोट यस में डाल दिया, ठीक है, और कल को इस रेजोल्यूशन की वजह से नुकसान हो गया कंपनी का, तो सभी क्या कहेंगे किसकी ऐसी तैसी हुई थी? चेयरमैन की ऐसी तैसी हुई थी। और अगर मैंने नो में डाल दिया और कल को इस रेजोल्यूशन की वजह से कोई फायदा होना था और वो हम लूज कर गए,
तो फिर मेंबर क्या कहेंगे, किसकी हैसियत ऐसी हुई थी, चेयरमैन की। तो कहता भाई लेट मी थिंक। एक्स्ट्रा वोट जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट, यानी कि डिसाइडिंग वोट। इट इज द टोटल डिस्क्रिशन, इट इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ चेयरमैन। ये चेयरमैन की पूरी तरीके से मर्जी है। टोटल मतलब पूरी तरीके से उसकी मर्जी है। हो सकता है मैं एक्स्ट्रा वोट कास्ट करूं, चेयरमैन में कास्ट एक्स्ट्रा वोट। हो सकता है मैं मना ही कर दूं कि भाई मैं डिसीजन नहीं ले सकता, कल को पता लगा बात मेरे ऊपर आ गई। चेयरमैन में रिफ्यूज टू कास्ट एक्स्ट्रा वोट। चेयरमैन में कास्ट एक्स्ट्रा वोट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। हो सकता है मैं रिजोल्यूशन के फेवर में कास्ट करूं और हो सकता है अगेंस्ट कास्ट करूं। हो सकता है मैं वोट ही ना डालूं, एक्स्ट्रा वोट। पॉइंट समझ में आ गया? तो इट इज द टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन whether to cast extra vote or not, or whether to cast in favor or against the resolution। ये पूरी तरीके से मेरी मर्जी रहेगी। सर चेयरमैन कहता है मैं तो कास्ट नहीं करता भाई, अब इस केस में क्या होगा, रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा, फेल्ड। क्यों? क्योंकि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ओआर के लिए क्या पास होना चाहिए, और के लिए कितने परसेंट वोटिंग चाहिए, मोर देन 50%। ये मोर देन नहीं है, कितनी है, 50-50 है। तो रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा, फेल। ध्यान रखना ये कास्टिंग वोट सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग विल गेट एक्स्ट्रा वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सर अगर नहीं लिखा हुआ तो रिजोल्यूशन क्या माना जाएगा, फेल। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं है। अच्छा ये सिचुएशन एसआर में क्यों नहीं हो सकती, वहां तो एटलीस्ट कितने चाहिए, 75%, वहां तो पोजीशन राइज ही नहीं हो सकती। पॉइंट सब में आ गया? इतना काफी आज के लिए। चलो ये हो गया अपना। नहीं कहां प्रॉमिस कर दिया, और मैं तो सीईओ, मेरे प्रोमिसेस पे जाया भी मत करो, ऊपर से बनिया।